लेकिन जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है ना, ऊपर जाके उसको एक थकान होती है, लेकिन दिल से एक सुकून भी मिलता है कि मेहनत से बढ़े। अगर आप इस वीडियो में आज नए हो तो पहले वीडियो के पार्ट को देख करके ही इस वीडियो पर आए, क्योंकि बिना पहले की चीजों को समझे हुए आप इस वीडियो को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। कल हमने बात किए थे प्रभावशाली व्यवहार के 4 हिस्सों पर, जिसमें पहला हिस्सा है लोगों के साथ व्यवहार करने के मूल तरीके। पहला, अगर शहद पाना है तो छत्ते पर हमला मत करें। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क की सबसे सनसनीखेज वारदात अपने शीर्ष पर पहुंच चुकी थी। हफ्तों की खोज के बाद टुगन क्रॉली कातिल बंदूकधारी जो सिगरेट और शराब को हाथ भी नहीं लगाता था, वेस्ट एवेन्यू में अपनी मासूका के अपार्टमेंट में फंसा हुआ था। 150 पुलिस के जवान और जासूस टॉप फ्लोर पर उसके छुपने के स्थान पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्होंने छत पर छेद कर दिए थे ताकि धुएं से क्रॉली द कॉप किलर को निकाल सके। फिर उन्होंने आसपास की बिल्डिंगों पर मशीन गनें तैनात कर दी थी और लगभग 1 घंटे तक न्यूयॉर्क का यह रिहायशी इलाका पिस्टल के धमाकों और मशीन गनों की रैटा-रैट से गूंजता रहा था। क्रॉली एक भारी कुर्सी के पीछे से पुलिस पर गोलियां चलाए जा रहा था। 10,000 लोग आंखें फाड़ फाड़ कर इस लड़ाई को देख रहे थे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। जब क्रॉली पकड़ा गया, पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी ने बताया कि 2 बंदूकों वाला यह जुनूनी न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर ने कहा वह पलक झपकते ही किसी की हत्या कर सकता था। लेकिन 2 बंदूकों वाला क्रॉली अपने बारे में क्या सोचता था? हमें इसका जवाब पता है, क्योंकि पुलिस की गोलियों का सामना करते वक्त उसने जिससे भी संबंधित हो नाम से एक पत्र लिखा था, और जब वह लिख रहा था उसके घावों से गिरता खून कागज पर लाल रंग का निशान छोड़ रहा था। अपने पत्र में क्रॉली ने कहा, मेरे कोट में एक थका हुआ लेकिन उदार दिल है जो किसी का कभी कोई नुकसान नहीं करेगा। इसके कुछ समय पहले क्रॉली लॉन्ग आइलैंड में कंट्री रोड पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर बोला, अपना लाइसेंस दिखाना। बिना एक शब्द कहे क्रॉली ने अपनी गन निकाली और पुलिस वाले पर गोलियां चला डाली। ऑफिसर का घायल शरीर जैसे गिरा, क्रॉली कार से निकला। उसने ऑफिसर की गन निकाली और उसके अचल शरीर पर एक और गोलियां चलाती रहा। यही वह कातिल था जिसने कहा था, मेरे कोट में एक थका हुआ लेकिन उदार दिल है जो किसी का कभी कोई नुकसान नहीं करेगा। क्रॉली को इलेक्ट्रिक चेयर की सजा मिली। जब वह सिंग सिंग में सजा की जगह पहुंचा तो उसने कहा, मुझे यह सजा लोगों का कत्ल करने के कारण मिली है? नहीं, उसने कहा, मुझे अपनी रक्षा करने के कारण मिली है। क्या वह अपराधियों के बीच दुर्लभ नजरिया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुनिए। मैंने जिंदगी के सबसे अच्छे दिन लोगों को सुख देते हुए गुजारे हैं, उनके खुश होने में मदद की है और बदले में मुझे गालियां मिली। एक शिकार होने वाले आदमी की जिंदगी मिली। यह अल कपून का कहना है। हाँ, अमेरिका का सबसे कुख्यात, जनता का दुश्मन, सबसे क्रूर अपराधियों का मुखिया जो शिकागो में से आया। कपून ने खुद की निंदा नहीं की। दरअसल वह अपने आप को जनता का हितैषी मानता था। वह एक ऐसा हितैषी जिसे समझने में भूल हुई और जिसे तारीफ नहीं मिली। ठीक यही काम डच सल्तनत ने किया जब वह न्यूयॉर्क में अपराधियों की गोलियों से मारा गया। डच सल्तनत न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक ने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा कि वह लोगों का हितैषी है और उसे अपनी बात पर विश्वास था। मेरा न्यूयॉर्क के सिंग सिंग जेल के वार्डन लुइस लॉविस ने इस विषय पर कई सालों तक पत्राचार हुआ था और उन्होंने कहा था कि सिंग सिंग के बहुत से कम अपराधी अपने आप को गलत मानते हैं। वे हमारी और आपकी तरह ही मनुष्य हैं। वे तर्क देते हैं, वजह देते हैं, वे आपको बता सकते हैं कि उन्होंने तिजोरियों क्यों तोड़ी, बंदूक के ट्रिगर पर उंगली क्यों डाली। उनमें से अधिकतर लोग तर्कों से, भले वे सही हो या गलत, अपने सामाजिक असामाजिक कामों को जायज ठहराते हैं और बार बार कहते हैं कि उन्हें जेल नहीं होनी चाहिए थी। अगर अल कपून 2 बंदूकों वाला क्रॉली, डच सल्तनत और जेल के अंदर बंद जुनूनी मर्द और औरतें अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तो उन लोगों को क्या जिसने हम रोज संपर्क में आते। जॉन वानामेकर अपने नाम वाले स्टोरों का संस्थापक ने माना था, मैंने 30 साल पहले सीख लिया था कि डांटने का फायदा नहीं होता। मैंने अपनी कमियों को दूर करते समय यह देखा था कि भगवान ने बुद्धि बांटते समय सबको बराबर अधिकार नहीं दिया था। वानमेकर ने यह बात जल्दी सीख ली, पर मुझे शताब्दी का 1/3 हिस्सा यह समझने में लग गया कि 100 में से 99 मामलों में लोग अपनी आलोचना ही नहीं करते, भले ही वे कितने गलत हो। आलोचना बेकार है क्योंकि यह इंसान को रक्षात्मक बना देता है और वह अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करने लगते हैं।
आलोचना खतरनाक है क्योंकि यह इंसान के अभिमान गर्व को चोट पहुंचाती है और उसमें प्रतिरोध पैदा करती है। B.F. स्किनर विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया कि जिस जानवर को अपने अच्छे बर्ताव के लिए पुरस्कृत किया गया था वह उस जानवर से जल्दी सीखता है जिसे अपने बुरे बर्ताव के कारण सजा दी जाए। आगे के अध्ययनों से पता चलता है कि यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। आलोचना करके हम अस्थायी बदलाव नहीं लाते बल्कि प्रतिरोध पैदा करते हैं। हंस सेलिए दूसरे महान वैज्ञानिक ने कहा, हमें प्रशंसा की जितनी चाह है निंदा का उतना ही डर है। आलोचना से पैदा होने वाले प्रतिरोध से कर्मचारियों, परिवार के लोगों और दोस्तों का उत्साह कम होता है और वे स्थिति में कोई सुधार नहीं लाते। एनिट ओक्लाहोमा के जॉर्ज बी जोस्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी के सुरक्षा अधिकारी हैं। उनकी एक जिम्मेदारी यह भी है कि कर्मचारी फील्ड में काम करते समय सिर पर टोपी पहने। उन्होंने बताया कि जब भी वो टोप न पहनने वाले कर्मचारियों को देखते थे तब वे उन्हें बड़े रोब से नियम के बारे में बताते थे और उन्हें मानने पर मजबूर करते थे। इसके कारण उन्हें रूखा व्यवहार मिलता था और उनके जाते ही कर्मचारी टोप उतार लेते थे। तब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। अगली बार जब वे कर्मचारियों को बिना टोप के देखते थे तो उनसे पूछते थे, क्या टोप को पहनने में परेशानी है? तो वे बड़े सहज अंदाज में उन्हें कहते थे कि ये टोप उनकी सुरक्षा के लिए है और टोप पहनने से उनका ही भला है। इस कारण से लोग उनकी बात बिना बुरा माने ही मानने लगे। आप इतिहास के हजारों पन्नों में आलोचना की निरर्थकता के उदाहरण देखेंगे। थियोडोर रूजवेल्ट और प्रेसिडेंट टॉफ्ट के प्रसिद्ध झगड़े का उदाहरण लीजिए। एक ऐसा झगड़ा जिसने रिपब्लिकन पार्टी को तोड़ डाला, जिसने वुडरो विल्सन को व्हाइट हाउस में डाला, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में अपना प्रभाव दिखाया और जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। जब थियोडोर रूजवेल्ट व्हाइट हाउस से सन 1908 में निकले तो उन्होंने टॉफ्ट को सपोर्ट किया जो प्रेसिडेंट के लिए चुने गए। फिर थियोडोर रूजवेल्ट शेरों का शिकार करने अफ्रीका चले गए। जब वे लौटे तो उबल पड़े। उन्होंने टॉफ्ट की रूढ़वादिता के लिए आलोचना की, तीसरे टर्म के लिए अपनी उम्मीदवारी निश्चित की, बिल मूज पार्टी बनाई और जीओपी को खत्म कर दिया। अगले चुनाव में विलियम हावर्ड टॉफ्ट और रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ 2 राज्यों में चुनाव जीती, वार्मट और उत्तर। ऐसी करारी हार पार्टी ने कभी नहीं देखी। थियोडोर रूजवेल्ट ने टॉफ्ट को दोष दिया, लेकिन क्या प्रेसिडेंट टॉफ्ट ने खुद को दोष दिया? आंखों में आंसू भरकर टॉफ्ट ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं किसी और तरीके से अपने काम को कैसे कर सकता था। किसका दोष था, थियोडोर रूजवेल्ट या टॉफ्ट? मेरा कहना यह है कि थियोडोर रूजवेल्ट की आलोचना कभी भी टॉफ्ट को यह नहीं समझा पाई कि गलती उनकी थी। इससे टॉफ्ट ने अपना बचाव किया और नम आंखों से बोले, मुझे नहीं पता मैं किसी और तरीके से अपने काम को कैसे कर सकता था। टीपॉट डोम ऑयल घोटाले को लीजिए। सन 1920 के दशक में इससे अखबार रंगे रहते थे। इसने देश को हिला दिया। इंसान की स्मृति में अमेरिका के सामाजिक जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं घटा था। वहाँ घोटालों के कुछ तथ्य हैं। अल्बर्ट बी फॉल हार्डिंग के कैबिनेट के आंतरिक सचिव को यह काम दिया गया था कि वे सरकार के ऑयल रिजर्व को एल्क हिल और टीपॉट डोम को लीज करते। वे ऑयल रिजर्व जो नेवी के इस्तेमाल के लिए रखे गए थे। क्या सचिव ने ठेके के लिए प्रतियोगिता कराई? नहीं भाई, उन्होंने उस मालदार कॉन्ट्रैक्ट को अपने दोस्त एडवर्ड डी डोहिनी को दे डाला। और उसके बाद डोहिनी ने क्या किया? उन्होंने सचिव फॉल को $1 लाख का कर्ज दे डाला। फिर सचिव फॉल ने रोबीले अंदाज में यूनाइटेड स्टेट मरीन्स को आदेश दिया कि वे एकल हिल्स रिजर्व के आसपास के कुओं से तेल निकालने वाले प्रतियोगिताओं को खदेड़ दें। यह प्रतियोगी बंदूक की नोक पर भगाए जाने के बाद कोर्ट पहुंचे और उन्होंने टीपॉट डोम घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। इससे जो दुर्गंध निकली उसने हार्डिंग प्रशासन को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को घिन्न से भर दिया, रिपब्लिकन पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया और अल्बर्ट बी फॉल को जेल में पहुंचा दिया। फॉल की तीखी आलोचना हुई पब्लिक में। शायद ही ऐसा किसी के साथ हुआ हो। क्या उसे अफसोस हुआ? नहीं। सालों बाद हर्बर्ट हूवर ने एक भाषण में बताया कि प्रेसिडेंट हार्डिंग की मृत्यु एक दोस्त के धोखे से हुई मानसिक चिंता और परेशानी के कारण हुई। जब श्रीमती फॉल ने यह सुना तो वह कुर्सी से उछल पड़ी। वह घुसे तान कर चिल्लाई, क्या हार्डिंग को फॉल ने धोखा दिया? नहीं, मेरे पति ने किसी को नहीं धोखा दिया। सोने से भरे घर को देखकर भी मेरे पति को लालच नहीं हो सकता था। अगर किसी के साथ धोखा हुआ है और किसी को सूली पर चढ़ाया गया है तो वो है मेरे पति। तो देख लीजिए, यह इंसानी स्वभाव है। गलती करने वाले अपने अलावा हर किसी को दोष देते हैं। हम सभी ऐसे ही हैं। इसीलिए अगर आपका और मेरा कल किसी की निंदा करने का दिल करे तो अल कैपोन, क्रॉली और अल्बर्ट फॉल को याद कर ले।
याद रहे कि आलोचना हमेशा करने वाले के पास लौट कर आती है। याद रहे कि जिस इंसान को हम सुधारना चाहते हैं वह अपना बचाव करेगा और बदले में हमारी आलोचना करेगा, या फिर टॉफ्ट की तरह कहेगा मुझे नहीं पता कि मैं किसी और तरीके से अपने काम को कैसे कर सकता था। 15 अप्रैल 1865 की सुबह अब्राहम लिंकन फोर्ड थिएटर, जहां जॉन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मारी थी, वाली सड़क के उस पार एक सस्ते लॉजिंग हाउस के हॉल बेडरूम में मृत पड़े थे। लिंकन का लंबा शरीर एक ढीले बिस्तर पर तिरछा पड़ा था, जो उनके लिए काफी छोटा था। रोजा बोहुर की प्रसिद्ध पेंटिंग द हॉर्स फेयर की एक सस्ती नकल बिस्तर के ऊपर टंगी थी और एक गैस लाइट से पीली रोशनी निकल रही थी। जब लिंकन मर रहे थे, वार स्टेशन के सचिव ने कहा, यह दुनिया के इतिहास का सबसे अच्छा शासक पड़ा है। लोगों के साथ सही बर्ताव करने का लिंकन का राज क्या था? मैंने लिंकन की जिंदगी के बारे में 10 साल तक पढ़ा है और उनकी जिंदगी पर लिंकन द अननोन किताब लिखने में 3 साल लगाए हैं। मुझे लगता है मैंने उनके व्यक्तित्व और घरेलू जिंदगी पर जितना विस्तृत हो सके उतना विस्तृत अध्ययन किया है। मैंने लिंकन के लोगों के साथ बर्ताव करने के तरीके पर विशेष अध्ययन किया। क्या वे आलोचना करते थे? ओह हाँ, इंडियाना के पिजन क्रीक वैली के युवा के रूप में वे न सिर्फ आलोचना करते थे बल्कि लोगों का उपहास करते हुए पत्र लिखते थे और कंट्री रोड पर डालाते थे ताकि उन लोगों को यह पत्र जरूर मिले। उनमें से एक पत्र ने गुस्से की वो आग पैदा की जो जीवन भर जलती रही। स्प्रिंगफील्ड इलिनॉइस में कार्यरत वकील होने के बाद भी लिंकन अपने प्रतिद्वंदियों पर खुलेआम अखबारों में पत्रों के द्वारा हमले करते थे, लेकिन एक बार तो उन्होंने अति कर दी। सन 1842 के पतझड़ में उन्होंने एक अभिमानी और लड़ाकू राजनेता जेम्स सिल्ड पर हमला कर दिया। लिंकन के स्प्रिंगफील्ड जर्नल में प्रकाशित एक अज्ञात पत्र के द्वारा उसकी फजीहत कर दी। पूरा शहर ठहाकों से गूंज पड़ा। संवेदनशील और अभिमानी सिल्ड गुस्से से उबल पड़ा। उसने पत्र लिखने वाले के बारे में पता लगाया। वह घोड़े पर चढ़ा लिंकन के पास पहुंचा और द्वंद्व युद्ध के लिए उन्हें चुनौती दे डाली। लिंकन लड़ना नहीं चाहते थे, वे युद्ध के खिलाफ थे, पर वे अपनी इज्जत बचाने के लिए इससे बच नहीं सके। उन्हें अपना हथियार चुनने का विकल्प दिया गया। चूंकि उनकी बाहें काफी लंबी थी, उन्होंने तलवारें चुनी और एक वेस्ट पॉइंट ग्रेजुएट से तलवारबाजी में शिक्षा ली और चुने हुए दिन में वे और सिल्ड मिसिसिपी नदी के पास मिले। दोनों मृत्यु तक युद्ध के लिए तैयार थे, पर अंतिम पल में उनके अपनों ने आकर युद्ध रोक दिया। लिंकन की जिंदगी का यह सबसे भयंकर निजी हमला था। इसमें लोगों के साथ व्यवहार करने के बारे में उन्हें सबसे मूल्यवान पाठ पढ़ा है। इसके बाद उन्होंने कभी भी अपमानजनक पत्र नहीं लिखा, फिर कभी उन्होंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी की आलोचना नहीं की। बार बार गृह युद्ध के समय लिंकन ने नए जनरल के पोटोमैक की सेना के मुखिया के रूप में नियुक्त किया और सारे के सारे बारी बारी से मैकक्लेनन, पोप, बर्साइड, हुकर, मीडे असफल साबित हुए और उन्होंने लिंकन को चिंता करने पर मजबूर कर दिया। देश के आधे लोगों ने इन अक्षम जनरलों की बुरी तरह निंदा की, लेकिन लिंकन ने किसी के लिए दुर्भावना, सबके लिए करुणा के साथ शांति बनाए रखी। उनकी सबसे पसंदीदा कहावतों में से एक थी, आलोचना ना करो ताकि आलोचना के शिकार ना बनो। जब श्रीमती लिंकन और अन्य लोगों ने दक्षिणी लोगों के बारे में कटुता से बात की तो लिंकन ने जवाब दिया, उनकी निंदा ना करो, हम उनके जैसी परिस्थितियों में होते तो उनके जैसे ही होते। लेकिन अगर किसी इंसान को आलोचना करने का अवसर था तो वे थे लिंकन। यह उदाहरण लीजिए, गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई सन 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया। 4 जुलाई की रात ली दक्षिण की ओर बढ़े तब देश भयंकर बारिश की चपेट में था। जब ली अपनी हारी हुई सेना के साथ पोटोमैक पहुंचे, उनके सामने एक उफनती नदी थी जिसे पार करना असंभव था। उनके पीछे विजयी यूनियन आर्मी थी। ली फंस चुके थे, वे बच नहीं सकते थे। लिंकन ने यह देखा, यह स्वर्ग से आया एक सुनहरा मौका था ली को पकड़ने और युद्ध को खत्म करने का। भरपूर आशा के साथ लिंकन ने मीडे को आदेश दिया कि वे युद्ध की बैठक न बुलाए और ली पर तुरंत हमला कर दे। लिंकन ने अपने आदेश तार में भेजे और एक विशेष संदेश वाहक के द्वारा भी मीडे को तुरंत हमला करने का संदेश भेजा। जनरल मीडे ने क्या किया? उन्होंने दिए गए आदेश का ठीक उल्टा किया। लिंकन के आदेश की अवहेलना करके युद्ध की बैठक बुलाई। वह हिचका, उसने विलंब किया, उसने ढेर सारे बहाने तार से भेजे। उसने ली पर हमला करने से सीधे इनकार कर दिया। जब नदी का पानी कम हुआ तो ली पोटोमैक में अपनी सेना के साथ बच निकले। लिंकन आग बबूला हो उठे। इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने बेटे रॉबर्ट के सामने चिल्ला पड़े, हे भगवान, वे हमारी पकड़ में थे, हमने सिर्फ हाथ बढ़ाना था और वे हमारे चंगुल में होते। फिर भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह या कर पाया जिससे आर्मी आगे बढ़ सके। इन परिस्थितियों में कोई भी जनरल ली को हरा देता। अगर मैं वहां होता तो मैं भी उससे मजा चाहता। व्यथा से भरे लिंकन बैठे और उन्होंने मीडे को यह पत्र लिखा। और याद रखिए, इस समय लिंकन अपनी भाषा को काफी नपा तुला और काबू में रखते थे। इसीलिए सन 1863 में लिंकन का यह पत्र सबसे ज्यादा कट फटकार के बराबर थी। मेरे प्रिय जनरल,
मुझे नहीं लगता ली के बचाने में छुपे नुकसान को समझ सकते हो। वह हमारी पकड़ में था और उस पर हमला करने से हम युद्ध को खत्म कर सकते थे। अब तो पता नहीं युद्ध कितना लंबा चलेगा। अगर बीते सोमवार को तुम ली पर हमला नहीं कर सके तो तुम नाफी के दक्षिण में कैसे हमला कर सकोगे? तुम सिर्फ 2/3 सेना के साथ होगे। तुम्हें आशा करना बेईमानी होगा और अब मैं तुमसे ज्यादा आशा नहीं रखता। तुम्हारा सुनहरा मौका जा चुका है और मैं इस वजह से काफी दुखी हूँ। आपको क्या लगता है मीडे ने यह पत्र पढ़ने के बाद क्या किया? मीडे ने कभी भी यह पत्र नहीं पढ़ा। लिंकन ने कभी भी इसे नहीं भेजा। यह पत्र उनकी मृत्यु के बाद उनके कागजों में पाया गया। मेरा अनुमान है, और यह सिर्फ अनुमान है, कि पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की के बाहर देखा और खुद से कहा, सिर्फ 1 मिनट के लिए शायद मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए व्हाइट हाउस की शांति में बैठकर मीडे को हमला करने के आदेश देना आसान है, पर अगर मैं गेटिसबर्ग में होता, मैंने उतना खून खराबा देखा होता जितना मीडे ने पिछले सप्ताह देखा है। मेरे कान के पर्दे घायल और मरते लोगों की चीख पुकार से फट गए होते। तब शायद मैं हमले के लिए उतना उत्सुक नहीं होता। अगर मेरे पास मीडे जैसा दब्बू स्वभाव होता तो भी मैं शायद वही करता जो उसने किया। खैर, अब पानी पुल के नीचे उतर चुका है। अगर मैं अब यह पत्र भेजता हूँ तो शायद मुझे अच्छा महसूस हो, पर मीडे सिर्फ अपना बचाव करेगा। वह मेरी निंदा करेगा, उसमें कट भावनाएं जागेंगी। वह सेनापति के रूप में अपनी सारी काबिलियत बर्बाद कर लेगा और सेना छोड़ देगा। इसीलिए जैसे मैंने कहा, लिंकन ने पत्र अलग रख दिया, क्योंकि उन्हें अपने कड़वे अनुभव से सीखा था कि तीखी आलोचना और निंदा से कोई लाभ नहीं होता। थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट होने के दौरान जब वे किसी समस्या में उलझते थे तो वे आराम से बैठ जाते थे। व्हाइट हाउस में अपनी डेस्क के पास लिंकन की टंगी बड़ी सी तस्वीर को देखते थे और खुद से पूछते थे, अगर लिंकन मेरी जगह होते तो क्या करते? वे इस समस्या का हल कैसे निकालते? मार्क ट्वेन अक्सर अपना आपा खो देते थे और वैसी चिट्ठियां लिखते थे जो अंगारों की तरह होती थी। उदाहरण के तौर पर एक बार उन्होंने एक ऐसे आदमी को लिखा जिसने उन्हें गुस्सा दिलाया था, तुम्हें तो कब्र में जला देना चाहिए, तुम बस बोलो और मैं इसका इंतजाम करता हूँ। दूसरे मौके पर उन्होंने एक संपादक को एक प्रूफ रीडर द्वारा उनके हिज्जे और उच्चारण को बेहतर बनाने की कोशिश पर लिखा। उन्होंने आदेश दिया, मेरे द्वारा लिखी गई चीजों को वैसे ही रहने दो और ध्यान रहे कि प्रूफ रीडर की सलाहें उसके सड़े दिमाग में ही रहे। इन चुप्ते पत्रों की भाषा ने मार्क ट्वेन को काफी सुकून पहुंचाया। इससे उनके अंदर का गुस्सा निकल गया और इन चिट्ठियों ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि मार्क की पत्नी उन्हें चुपके से जाने वाले पत्रों से निकाल देती थी। वे कभी नहीं भेजे गए। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे खुद में बदलाव और सुधार लाना चाहिए? यदि हाँ तो बढ़िया है, अच्छी बात है, मैं भी इसके पक्ष में हूँ, लेकिन इसकी शुरुआत खुद से क्यों न की जाए? एक स्वार्थी नजरिए से किसी और में सुधार लाने से यह ज्यादा फायदेमंद होगा और हाँ, कम खतरनाक भी होगा। अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत न करें जब आपका दरवाजा गंदा है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब मैं छोटा था और लोगों को प्रभावित करने की भरपूर कोशिश करता था, तब मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस, जो अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक थे, को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा था। मैं लेखकों पर एक पत्रिका का लेख तैयार कर रहा था और मैंने डेविस को अपने काम करने के तरीके के बारे में लिखने को कहा था। कुछ सप्ताह बाद मुझे किसी एक का पत्र मिला जिसके नीचे लिखा था, बोलकर लिखवाया गया पर नहीं पढ़ा गया। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि लेखक बहुत महत्वपूर्ण और व्यस्त आदमी होंगे। हालांकि मैं बिल्कुल भी व्यस्त नहीं था, पर मैं रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर प्रभाव जमाना चाहता था। इसलिए मैं भी अपना छोटा सा नोट यह लिखकर खत्म किया, बोलकर लिखवाया गया पर नहीं पढ़ा गया। उन्होंने कभी जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने इसे लौटा दिया। उसके नीचे लिखा था, तुम्हारी बुरी आदतें सिर्फ तुम्हारी बुरी आदतों से बढ़ती है। सच में मैंने गलती की थी और शायद मैं इस उलाहने का अधिकारी भी था, पर इंसान होने के कारण मुझे बुरा लगा। मुझे इतना बुरा लगा कि जब मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस के निधन के बारे में पढ़ा तो मेरे मन में सिर्फ एक विचार आया। मुझे यह बताते शर्म आती है और वह विचार उस चोट के बारे में था जो मुझे लगी थी। अगर मैं और आप कल ऐसी कटुता पैदा करना चाहें तो दशकों तक हमारी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहे, तो बस थोड़ी चुभने वाली आलोचना कर दे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी सही है। लोगों के साथ बर्ताव करते समय याद रहे कि हम तर्क से भरे लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनाओं से भरे लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। वैसे लोग जो पूर्वाग्रह से भरे हैं, गर्व और अभिमान से प्रेरित हैं। आलोचना के कारण संवेदनशील थॉमस हार्डी, अंग्रेजी साहित्य को समृद्ध करने वाले सबसे महान उपन्यासकारों में से एक, ने गल्प कथा लिखना हमेशा के लिए बंद कर दिया। आलोचना के कारण अंग्रेजी के कवि टॉमस चॉर्टन ने आत्महत्या कर ली। बेंजामिन फ्रैंकलिन युवावस्था में समझदार नहीं थे, लेकिन आगे चलकर लोगों से बर्ताव में इतने चतुर हो गए कि उन्हें फ्रांस में अमेरिका का राजदूत बनाया गया। क्या है उनकी सफलता का राज? मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा, और हर इंसान के बारे में जो भी अच्छा जानता हूँ बोलूंगा।
कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है और सभी मूर्ख ऐसा करते हैं। पर समझने और माफ करने के लिए चरित्र और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। कार्लाइल ने कहा, एक महान इंसान अपनी महानता खुद से छोटे लोगों से बर्ताव में दिखाता है। एक प्रसिद्ध पायलट और एयर शो में अक्सर प्रदर्शन दिखाने वाले बॉब हुअर सैन डिएगो में एक एयर शो से वापस लॉस एंजलिस अपने घर लौट रहे थे। फ्लाइट ऑपरेशंस नाम की पत्रिका में दी गई जानकारी के अनुसार अचानक 300 फीट ऊंचाई पर हवा में उनके दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। किसी तरह अपनी कुशलता दिखाते हुए उन्होंने अपना प्लेन जमीन पर उतारा, जो कि बुरी तरह बर्बाद हो गया था, पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। आपातकालीन उतार के बाद रूअर ने सबसे पहले अपने एयरप्लेन का इंजन चेक किया, जैसा कि उनका अनुमान था। उनके द्वारा उड़ाया जाने वाला विश्व युद्ध 2 के प्रोपेलर प्लेन में गैसोलीन के बदले जेट ईंधन भरा गया था। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने अपने एयरप्लेन की सर्विसिंग करने वाले मैकेनिक के बारे में पूछताछ की। वह अपनी गलती के दुख से परेशान था। रूअर के पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। उसकी गलती के कारण एक काफी महंगा प्लेन बर्बाद हो गया था और 3 लोगों की जान भी जा सकती थी। आप रूअर के गुस्से का अंदाजा लगा सकते हैं। इस सावधानी के कारण उस अभिमानी और निपुण पायलट ने कितनी आग उगली होती, आप सोच सकते हैं। लेकिन रूअर ने मैकेनिक को नहीं डांटा, उन्होंने उसकी आलोचना नहीं की। उन्होंने अपनी बड़ी बाह को उसके कंधे पर रखा और कहा, मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि तुम यह गलती दोबारा नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे F51 की कल सर्विसिंग करोगे। अक्सर माता पिता अपने बच्चों की आलोचना करना चाहते हैं। आप मुझसे आशा करेंगे कि मैं आपको यह करने से मना करूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। बल्कि मैं बस इतना कहूंगा, उसकी आलोचना करने से पहले अमेरिकी पत्रकारिता की एक क्लासिक पढ़ें, पिता भूल जाते हैं। यह पीपल्स होम जनरल के संपादकीय में छपा था। हम इसे यहाँ लेखन की अनुमति में दोबारा छाप रहे हैं, जैसा इसे रीडर्स डाइजेस्ट में संक्षिप्त किया गया था। पिता भूल जाते हैं उन लघु लेखकों में से एक है जो एक सच्चे पल में निकलते हैं, कई पाठकों के दिलों को छू जाते हैं, जिससे ये हर साल छपते हैं। पहली बार छपने के बाद पिता भूल जाते हैं कई बार लेखक डब्ल्यू लिविंगस्टन कहते हैं, सैकड़ों पत्रिकाओं में, घरेलू प्रकाशन में और देश भर के अखबारों में छप चुका है। यह इसी तरह कई विदेशी भाषाओं में भी कई बार छप चुका है। मैंने इसे हजारों लोगों की अनुमति दी है जो इसे स्कूल, चर्च और लेक्चर प्लेटफॉर्म में पढ़ना चाहते हैं। यह अनगिनत मौकों और कार्यक्रमों में ऑन फेयर हो चुका है। इसे कॉलेज पीरियडिकलों में इस्तेमाल किया गया है, कई हाई स्कूल पत्रिकाओं ने इस्तेमाल किया है। कभी कभी एक छोटी सी चीज भी रहस्यमय ढंग से लोगों के क्लिक कर जाती है। इसे ऐसा ही किया गया है। पिता भूल जाते हैं डब्ल्यू लिविंगस्टन लॉर्नेट। बेटे सुनो, जब मैं तुमसे यह कह रहा हूँ, तुम सोए हो, तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे घुघराले बाल तुम्हारे नम ललाट पर चिपके हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपचाप आया हूँ। कुछ मिनट पहले मैं लाइब्रेरी में बैठकर पेपर पढ़ रहा था, तब ग्लानि की तरंग मेरे मन में जागी। गलती महसूस करते हुए मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ। बेटे, मैं कई चीजें सोच रहा था। मेरा तुमसे व्यवहार गलत रहा है। जब तुम स्कूल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे, तब मैंने तुम्हें डांटा। तुमने अपने चेहरे को तौलियों से सिर्फ हल्का पोंछा था। मैंने तुम्हें जूते नहीं साफ करने के लिए डांटा। मैं गुस्से में चिल्लाया जब तुमने कुछ चीजें फर्श पर फेंकी थी। नाश्ते के समय भी मैंने गलती निकाली, तुम्हें चीजें बिखेर दी थी। तुमने भोजन को निगल लिया था। तुमने टेबल पर कुहनियां रख दी थी। तुमने ब्रेड पर ज्यादा बटर लगा लिया था और जब तुम खेलने के लिए निकले और तुमने कहा गुड बाय डैडी, तब मैंने मुंह बनाया और जवाब में कहा अपने कंधों को पीछे रखो। यह सब फिर दोपहर के बाद शुरू हो गया। सड़क पर आने के बाद मैंने तुम्हारी जासूसी की जब तुम घुटनों के बल कंचे खेल रहे थे। तुम्हारे मौजों में छेद था। मैंने तुम्हारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया जब तुम घर जाते समय मुझसे आगे चल रहे थे। मोजे महंगे होते और अगर तुम्हें उन्हें खरीदने पड़े तो ज्यादा सावधान रहोगे। एक पिता की नजर से सोचो बेटे। बाद में क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम दबे पांव से आए और तुम्हारी आंखों में पीड़ा थी। जब मैंने पेपर से नजरें ऊपर उठाई, मैं खिंचा हुआ था। तुम दरवाजे पर ठिठक गए थे। मैंने गुस्से में कहा क्या चाहते हो? तुमने कुछ नहीं कहा। तुम दौड़ते हुए आए और मेरे गालों के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी और तुम्हारी नन्ही बाहों ने उसे स्नेह के साथ मुझे जकड़ लिया, जिसे भगवान ने तुम्हारे दिल से खिलाया था और जिसे मेरी अनदेखी भी खत्म नहीं कर सकती थी। फिर तुम चले गए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए। बेटे, ठीक उसके बाद पेपर मेरे हाथों से फिसल गया और एक अजीब सा डर मेरे मन में घर कर गया। यह आदत मेरे साथ क्या कर रही है? गलतियां खोजने की आदत, डांटने की आदत। मेरा बेटा होने का यही मेरा तुम्हारे लिए पुरस्कार था। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बस यही है कि मैं युवा अवस्था में ज्यादा अपेक्षाएं कर रहा था।
मैं तुम्हें अपनी उम्र के पैमाने से माप रहा था और तुम में कितना कुछ अच्छा है, प्यारा है, सच्चा है। तुम्हारा छोटा सा दिल उतना ही बड़ा है जितना उन पहाड़ों पर छाई लालिमा। तुम जब दौड़ते हुए अंदर आए और तुमने मुझे प्यार से चूम लिया, तब वह दिल दिखा। मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूँ और शर्म से घुटनों के बल बैठा हूँ। यह एक कमजोर प्रायश्चित है, मुझे पता है तुम ये चीजें नहीं समझोगे अगर मैंने तुम्हें जागी अवस्था में बताया, लेकिन कल मैं एक सच्चा पिता बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारे दुख बांटूंगा, तुम्हारी हंसी में अपनी हंसी मिलाऊंगा, अपनी जबान काट लूंगा जब तीखे शब्द निकलने वाले होंगे। खुद से कहता रहूंगा वह एक बच्चा है, सिर्फ बच्चा। मुझे डर है कि मैंने तुम्हें एक वयस्क के रूप में देखा, और बेटे जब मैं तुम्हें तुम्हारे कोट में सिकुड़े हुए देखता हूँ तो दिखता है कि तुम सिर्फ एक बच्चे हो। कल तुम अपनी माँ की बाहों में थे, तुम्हारा सिर उसके कंधे पर था। मैंने तुमसे ज्यादा मांग लिया, कुछ ज्यादा ही मांग लिया। लोगों की आलोचना करने के बजाय उसको समझाने की कोशिश करें, पता करें कि वे वैसे क्यों कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं। यह उसकी आलोचना में ज्यादा फायदेमंद है और इससे सहानुभूति, सहनशीलता और उदारता फैलती है। सब कुछ जानने का मतलब है सब कुछ माफ करना। जैसा डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, महोदय, भगवान भी इंसान पर फैसला तभी सुनाता है जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं। फिर मैं और आप ऐसा क्यों करें? आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें, बल्कि उस इंसान को समझने की कोशिश करें कि अगर वो इंसान ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अगर आप उसकी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते?